हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सिमरन चौधरी एंड वेलकम टू ऑल अबाउट एग्रीकल्चर विद सिमरन। आज हम लोग ग्राउंडनट कल्टीवेशन करने वाले हैं। अब हमारी खरीफ में दो तीन ही बची हैं। एक ग्राउंडनट कल्टीवेशन है, फिर एक उड़द बीन जिसे हम ब्लैक बीन कहते हैं वो बचा है, और सोयाबीन बचा है। अब थोड़ा सा ही बचा है, ठीक। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू कर देंगे। तो और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि इस वीडियो जो है काफ़ी डिले हो गया। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और इस वजह से मैंने पीपीटी भी नहीं बना पाई, लेकिन मैं आपको जो है रिटर्न नोट्स में प्रोवाइड करा रही हूँ। मैं इसमें आपको अच्छे से समझा दूंगी उस पीडीएफ को, और फिर नीचे लिंक कर दूंगी ताकि आपको लिखने में आसानी हो। आप साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा तो आपको वो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। ग्राउंड कल्टीवेशन में सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्राउंड नट का साइंटिफिक नेम क्या है। तो इट इज़ अरैकिस हाइपोजिया, ठीक है। ये एक ग्रीक वर्ड है। अरैकिस हाइपोजिया इज एन ग्रीक वर्ड, ठीक। इसका ओरिजिन ग्रीक से हुआ है इस नेम का। इसको कॉमन नेम में ग्राउंड नट, मूंगफली, बादाम, पीनट, मंकी नट, अर्थ नट, किंग ऑफ ऑयल सीड और एनर्जी कैप्सूल भी कहते हैं। इसमें जो है आपका अर्थ नट, ग्राउंड नट, किंग ऑफ ऑयल सीड क्रॉप एंड एनर्जी कैप्सूल इज एन इम्पॉर्टेंट वन। तो ये ध्यान रखिएगा इसे क्या क्या कहते हैं। फिर बात करते हैं ओरिजिन की। तो इसका ओरिजिन ब्राज़ील है। अब कहीं जगह पे आपको ना ब्राज़ील नहीं दिखा मिलेगा, साउथ अमेरिका मिलेगा। तो अगर आपके पास ऑप्शन में आता है क्वेश्चन तो ब्राज़ील दिखे तो ब्राज़ील टिक कीजिएगा। इफ़ ब्राज़ील इज नॉट देयर देन यू शुड टिक साउथ अमेरिका, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 2n, इसमें डिप्लॉइडी और हैप्लॉइडी दोनों होता है, तो 2n = 20। फिर फैमिली की बात करें तो लेग्यूमिनेसी फेबिएसी भी जिसे कहते हैं, ठीक। ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो इसे 30 डिग्री सेल्सियस जो है इसका ऑप्टिमम है। मतलब आपको कई जगह ऐसे मिलेगा कि फ्लावरिंग के लिए 27 से 22 से 27, या जर्मिनेशन के टाइम 30, इस टाइप से लिखा होगा। बट ऑप्टिमम की बात करें तो वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। जब जर्मिनेशन लो टेम्परेचर डिले जर्मिनेशन एंड इंक्रीज सीड डिजीज़, मतलब अगर टेम्परेचर आपका लो होता है तो जर्मिनेशन डिले हो जाता है और सीड्स में आपकी डिजीज़ लगने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑप्टिमम रेनफॉल की बात करें तो इट्स 500 mm से 1250 mm होती है। सॉइल, तो इधर वेल ड्रेन्ड सैंडी लोम या सैंडी क्लेई लोम सॉइल या ब्लैक सॉइल इज सुटेबल, ठीक। आइडियल की बात करें तो डीप, मतलब अच्छे से वेल ड्रेन्ड सॉइल, हाईली फर्टाइल हो जो, और जिसका pH 6.5 से 7 हो, ये आइडियल माना जाता है। फिर हम बात करते हैं क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट की। तो ये जो है ना फ्रॉस्ट को विथस्टैंड नहीं कर सकता है, ठीक है। फ्रॉस्ट हो गया या लॉन्ग सर्व ड्राफ्ट हो गया या वाटर स्टेगनेंट, मतलब पानी रुका हुआ या फिर एकदम सूखापन आ गया, या फ्रॉस्ट वगैरह जो होती है उन सब में ये स्टैंड नहीं कर पाता है। आपकी यील्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, आपका फील्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आपको सीज़न का ध्यान रखना है। अगर रीजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये मेनली जो है ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स रीजन में ग्रो किया जाता है। वही इंडिया में तो 5 मेजर स्टेट्स हैं, दैट इज़ गुजरात, एपी, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, ठीक है। ये 5 जो है ये मेजर ग्रोन स्टेट्स हैं इन इंडिया। इंडिया जो है वो फर्स्ट पे आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू एरिया। अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो इंडिया फर्स्ट पे आ जाता है, ठीक है। 40% जो है इंडिया में ग्राउंडनट ग्रो किया जाता है, तो विद रिस्पेक्ट टू एरिया इंडिया फर्स्ट पे आता है। लेकिन अगर हम प्रोडक्शन वाइज बात करें ओवरऑल तो फर्स्ट नंबर पे हमारा चाइना आता है और सेकेंड नंबर पे हमारा इंडिया आता है। ये ध्यान रखने वाली बात, आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा। फिर वेराइटीज़ की बात करें तो इसमें 3 टाइप की वेराइटीज़ होती हैं, ठीक। बंच टाइप, सेमी स्प्रेडिंग टाइप और स्प्रेडिंग टाइप। मेनली 2 होती है, बंच टाइप और स्प्रेड टाइप। एक सेमी स्प्रेड जो बीच के होते हैं ना उनके लिए बना दिया। जैसे नहीं होता था कि एनिमल है और प्लांटे हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते थे जो प्रोटिस्टा वगैरह हो गए तो उनके लिए एक अलग ग्रुप बना दिया, सिमिलर टू डैट, ठीक। अब क्या होते हैं तो स्प्रेडिंग टाइप, ये इनके हैबिटेट के हिसाब से क्लासीफाई करें तो स्प्रेडेड टाइप वो होते हैं जिनके ब्रांचेस स्प्रेड होंगे, मेनली शूट में इरेक्ट और बेंड। वही सेमी स्प्रेडिंग तो मेन शूट ऑलवेज इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा स्टैंड स्ट्रेट। बंच टाइप, ब्रांचेस में एक्यूट एंगल विद इरेक्ट मेन शूट, ठीक। बंचिंग टाइप में क्या होता है कि आपका जैसे ऐसे प्लांट जो है ना ऐसे 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 करके प्लांट होगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने छोटा सा बनाने की कोशिश किया है, और एकदम एक साथ गुच्छे के तौर पे यहाँ पे आपको ग्राउंडनट मिलेगा। ओ सॉरी, एक मिनट, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। कहाँ पे थे हम लोग? ये देख रहे थे हम लोग वेराइटीज़।
देखिए यहाँ पे आपको बंचेस के फॉर्म में मिलेगा, और वहीं अगर स्प्रेडिंग टाइप में बोले तो दूर दूर स्प्रेड होके आपको दिखेगा यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं। अब इसके वेराइटीज़ की बात करें तो बंच टाइप में आपका TMV2 है, जगन्नाथ 2 है, ठीक है, पॉल 2, AK 1224। सेमी स्प्रेड की बात करें तो TMV6 8, और वही स्प्रेडिंग टाइप की बात करें तो पंजाब 1, TMV3 1 और S230। ठीक है, ये थी इसकी वेराइटीज़। हमने क्लासिफिकेशन देख लिया। फिर ये ग्राउंडनट है, ये इसमें कॉटिलिडन है, ये जो दो होते हैं हमारे, इसके ऊपर जो कवर होता है सीड कोट कहते हैं। इसके अंदर आप अगर उसको दो पार्ट्स में टोटेंगे तो आपको प्यूम्यूल दिखेगा जो कि एम्ब्रियोनिक शूट होता है, जिससे लीव्स होगी, और इसके जस्ट नीचे आपको रेडिकल दिखेगा जो एम्ब्रियोनिक रूट होता है। ठीक, और ये डाइकोटिलिडन होता है, इसमें दो कॉटिलिड्स होते हैं। ये रैकिस का सीड देखा आपने। आगे बात करते हैं कुछ अब प्लांट के बारे में। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के अंदर ये आ जाता है कि प्लांट की कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, जैसे ग्राउंडनट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप है, क्योंकि इसमें ऑयल कंटेंट कितना होता है तो 44 से 50%। ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑयल कितना होता है तो 44 से 50%। वही प्रोटीन जो है वो 26% होता है। इसका जो कर्नल होता है उसको आप कच्चा भी खाते हैं, रोस्ट करके भी खाते हैं, स्वीटन करके भी। ये फिर पॉइंट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रिच होता है विटामिन A, B एंड E में। ठीक है, विटामिन A, E और B कॉम्प्लेक्स विटामिन इसमें अवेलेबल होता है। इसे यूज़ किया जाता है सोप मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्मेटिक्स, लुब्रिकेंट्स, स्टीराइन और अदर सॉल्ट्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक, तेल बनाने के लिए भी मूंगफली का तेल होता है ना। यूज़ फॉर क्रॉप रोटेशन, बहुत सारी अभी हमने पीछे जो क्रॉप्स की उसमें हमने देखा कि क्रॉप रोटेशन के लिए वी प्रिफर ग्राउंडनट। Groundnut shell is used as fuel for manufacturing coarse boards, cork, artificial fibers वगैरह बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ये वाले पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये सेल्फ पॉलिनेटिंग होते हैं ग्राउंडनट्स, और डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं, इनमें C3 साइकिल प्रेजेंट होता है। ठीक, ये अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनका फ्रूट जो है वो नट पॉट टाइप का होता है। ठीक, और इसमें शेडिंग जो है वो 70% होती है। ये इस टाइप का आपको इसका फील्ड दिखेगा ग्राउंडनट का। ठीक, अगर वर्ल्ड में बात करें, हाँ अगर आप ऑयल सीड में बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड में सोयाबीन सबसे ज़्यादा ऑयल सीड क्रॉप होती है, और सेकेंड नंबर पे इंडिया में ग्राउंडनट होती है। ठीक, वर्ल्ड में सोयाबीन एंड इंडिया में ग्राउंडनट। तो ग्राउंडनट क्यों है, क्योंकि 80% इस ग्राउंडनट को हम ऑयल बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं, 12% सीड में, 6% खाने के लिए और 2% ट्रांसपोर्ट के लिए। नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट, जस्ट एन नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि एक बंच टाइप होता है, एक स्प्रेडिंग टाइप होता है, तो इन्हें दो पार्ट्स में बांट दिया। बंच टाइप इसे इरेक्ट टाइप भी कहते हैं। ठीक, और वही स्प्रेडिंग टाइप जो है उसको आप टेलिंग टाइप भी कहते हैं। बंच टाइप जो है शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा, 95 से 105 डेज का, डॉर्मेंसी से फ्री होगा। ठीक है, डॉर्मेंट नहीं होगा, कोई डॉर्मेंसी नहीं शो होगी इसमें। इसमें जर्मिनेशन रेट हाई होता है, 90 से 95% जर्मिनेशन परसेंटेज होता है इसका। सीड रेट की बात करें तो 80 से 100 kg पर हेक्टेयर इसका सीड रेट है, और स्पेसिंग इसमें 30 बाय 10 सेंटीमीटर की स्पेसिंग होती है रिक्वायर्ड। वही अगर स्प्रेडिंग टाइप की बात करें, जिसे हम टेलरिंग टाइप भी बोल रहे थे, तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, 100 से 120 डेज का। इसमें डॉर्मेंसी 2 मंथ की डॉर्मेंसी होती है। ठीक, और कंपेयर टू द बंच टाइप इसका जर्मिनेशन परसेंटेज थोड़ा लो होता है, 80 से 85%। इसमें वेट बोले तो 60 से 80 kg पर हेक्टेयर आपका सीड रेट लगेगा, और 45 से 100 सेंटीमीटर की इसकी स्पेसिंग होती है, 45 बाय 100 की। ठीक, ये स्पेसिंग, सीड रेट, ये चीज़ दोनों ध्यान रखिएगा, और ड्यूरेशन। ठीक, सोइंग टाइप तो सिंस ये खरीफ क्रॉप है और इसकी सोइंग टाइम मई टू जून के आसपास होती है। ठीक, कितने डेप्थ पे, तो 4 से 5 सेंटीमीटर की डेप्थ पे हम इसे सो करते हैं एज अ डिबलिंग। सोइंग मेथड क्या होता है तो डिबल होता है। फिर हम बात करते हैं सीड के ट्रीटमेंट की। आप सीड को सो करने से पहले सीड का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो आप ट्रीटमेंट के लिए फंगीसाइड, तो आप इस ट्रीटमेंट के लिए FIR फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड्स एंड राइजोबियम 3 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। फंगीसाइड जैसे कि बेविस्टीन हो गया या मेनकोजोब हो गया, 2 से 3 ग्राम कर kg ले लीजिए, या फिर आप कोई इंसेक्टिसाइड्स भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमारा ये जो राइजोबियम जैपोनिका होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं सीड की ट्रीटमेंट के लिए।
ठीक, अभी हम देखेंगे कैसे सोइंग करनी है, कैसे सीड बेड बनाना है, फरोज बनाता है इसके नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक, फील्ड की प्रिपरेशन, अब हमने देख लिया कि सोइंग कैसे करनी है, कब करनी है, कितनी डेप्थ पे करनी है, और सीड को कैसे ट्रीट करना है, सीड को ट्रीट कर लिया। अब हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे फील्ड को। तो प्रिपेयर करने के लिए फील्ड को क्या करिएगा, तो प्लो कर लीजिए ट्रैक्टर से, डिस्क जो होता है डिस्क हैरो उससे वंस ट्वाइस, या फिर आप आयरन प्लो यूज़ करके 3 to 4 टाइम्स जो है कॉन्ट्री प्लो जो होता है उससे अपना आप प्लोइंग कीजिए, जब तक कि आपको एक अच्छी टिल्थ ना मिल जाए। ठीक, जो आप बेड्स बनाएंगे उसका साइज 10 to 20 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक, डिपेंड करता है कि आपके पास वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है, कम है तो आप 10 मीटर स्क्वायर के सीड बेड बनाइए, ज़्यादा स्लोप और वाटर अवेलेबिलिटी है तो आप 20 मीटर स्क्वायर का बना सकते हैं। ठीक, सीड बेड अपने आप एबिलिटी के हिसाब से, क्या उसमें सुविधा आपके पास उपलब्ध है उसके हिसाब से आप अपने सीड बेड्स बनाइए। सीड बेड्स को जो रेज आप करेंगे तो उसकी विड्थ 60 सेंटीमीटर और फोरो जो है आपका वो 15 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक, इस तरीके से आप सीड के बेड को प्रिपेयर कर देंगे। जब सीड बेड प्रिपेयर करेंगे तो उसमें न्यूट्रिशन के लिए कुछ करेंगे, मैनेजमेंट न्यूट्रिशन का, तो आप उसमें NPK यूज़ करते हैं। अब मैंने इसे रेंज में लिखा है क्योंकि आपको कुछ जगह पे, कुछ मैंने देखा वहाँ पे आपको 15, 40 और 60 लिखा मिलेगा, और कहीं जगह पे जैसे आपका वो जो तन्नू का एक साइड है उस पर 25, 50 और 75 kg पर हेक्टेयर लिखा था, तो इसलिए मैंने रेंज में लिख दिया है कि 15 से 25, 40 to 50 और 60 to 75 kg पर हेक्टेयर आपका NPK चाहिए होता है। ठीक, और अगर आपको प्रिवेंट करना है अपने फील्ड को पॉपिंग होने से तो आप जिप्सम यूज़ करते हैं। मतलब होता क्या ना, कैल्शियम की कमी हो जाती है प्लांट में, तो उसको हम पॉपिंग कहते हैं, पॉपिंग डिजीज। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम जिप्सम यूज़ करते हैं। जिप्सम क्यों? क्योंकि जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4.2H2O, तो इसमें कैल्शियम होता है, तो वही कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए हम जिप्सम डालते हैं 250 kg पर हेक्टेयर। ठीक, अब आपने न्यूट्रिशन वगैरह दिया अच्छे से तो उसमें वीड्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो अब हम करेंगे वीड्स का मैनेजमेंट। तो वीड मैनेजमेंट कैसे होता है, तो पहले अगर प्री सोइंग की बात करें तो आप फ्लोरोक्लोरिन डाल सकते हैं 2 लीटर पर हेक्टेयर सॉइल में। ठीक, अच्छे से और हल्की सी इरिगेशन कर दीजिए। वहीं अगर आप ये तो हमने प्री सोइंग करने से पहले की बात कर दी। आप सो कर दिया लेकिन उसकी इमरजेंस होने से पहले, उसमें जो जर्मिनेशन सीडलिंग्स बनता है उनसे पहले, प्री इमरजेंस के लिए आप फ्लोरोक्लोरिन या फिर पेंडिमिथाइलिन पेंडिमिथाइलिन 3.3 लीटर पर हेक्टेयर अप्लाई कर सकते हैं 3rd डे आफ्टर सोइंग, सो करने के तीसरे दिन। ठीक है, कैसे? ऐसे सूखा नहीं, उसको आप 500 लीटर वाटर के साथ मिक्स कर देंगे पर हेक्टेयर के हिसाब से, और फिर उसको स्प्रे कर देंगे। 35 से 40 डेज के बाद आप हैंड वीडिंग भी कर सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है। और अगर आपको कुछ और केमिकल यूज़ करना है तो आप लेसो या फिर TOK E25 भी यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और यूज़ होने वाले वीड केमिकल्स हैं, वीड मैनेजमेंट केमिकल्स हैं। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। तो एक मिनट, पता नहीं क्यों बार बार ये शिफ्ट हो जाता है। ये सब हम देख चुके थे, क्लासिफिकेशन भी हमने कर लिया, कैसे प्रिपेयर करना है देख लिया। ये देखिए कैसे इमरजेंस होता है 5th से 10th डे के आसपास। सीडलिंग स्टेज कैसा दिखेगा, ये आपका फ्लावरिंग स्टेज है। ठीक, ये आपका जब हार्वेस्ट करने वाला टाइम आ जाएगा तब का, और ये आपका फील्ड कैसा दिखेगा। फिर आता है हमारा वाटर मैनेजमेंट। अब हम उसमें इरिगेशन करेंगे, तो जब हमारा IW पर CPE रेशियो जो आता है वो 0.4 फॉर वेजिटेटिव फेज एंड 0.60 फॉर रिप्रोडक्टिव फेज होना चाहिए। ठीक है, इसे हम आगे जब हमारा जो वाटर मैनेजमेंट का लेक्चर करेंगे तो उसमें एकदम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है ये। ठीक है, और इरिगेशन को हमें हमारी फेजेस के हिसाब से, जो ग्रोथ फेज़ है उसके हिसाब से रेगुलेट करना चाहिए। जैसे अगर प्री फ्लावरिंग फेज़ की बात करें तो उस टाइम इरिगेशन करना चाहिए 1 से 25 दिन के आसपास, ये फेज़ आता है। फिर फ्लावरिंग फेज़ पे हमें इरिगेशन करना चाहिए
26 से 60 डेज़ के आसपास, और फिर मैचुरेशन फेज़ पे करना चाहिए 61 से 105 डेज़ के आसपास हमें इरिगेशन करना चाहिए, इतना इसका टाइम पीरियड होता है। क्रिटिकल स्टेजेस की बात करें तो वो होती है हमारी फ्लावरिंग स्टेज, पेगिंग स्टेज एंड पॉड फॉर्मेशन स्टेज। ये 3 स्टेज जो है ये क्रिटिकल स्टेज है, ठीक है, आपका फ्लावरिंग, पेगिंग एंड पॉड फॉर्मेशन। फिर हम बात करते हैं, ये कुछ वेराइटीज़ हैं, और अगर आप इसको फर्दर पढ़ते तो हमने जो 2 टाइप की पढ़ी ना, बंच वाली और स्प्रेडिंग, तो उसमें भी आगे जाके 2-4 टाइप की हो जाती हैं, स्पेनिश, वर्जीनिया, रनर और वेलिसिया, बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, दैट्स वाई वी हैवंट डिस्कस्ड इट। यील्ड की बात करें तो 20 से 40 क्विंटल पर हेक्टेयर, फिर वही थोड़ा सा वेरी कर जाता है इरीगेटेड रेनफीड के लिए, ठीक, उसमें 15 से 20-25 तक होता है, तो एक एवरेज मैंने लिखा है कि 20 से 40 क्विंटल पर हेक्टेयर हमारी यील्ड होती है, ठीक है। ये था ग्राउंडनट में हमें जितना पढ़ना था। अब इससे ज़्यादा हमें ग्राउंडनट में और स्पेसिफिक कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी हम अब लेक्चर, ये जैसे हमारा सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, तो जैसे हमने राइस और मेज़ का किया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, उसको अच्छे से कंटिन्यू करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो उसमें हम लोग कवर करेंगे। सॉरी फॉर द डिले एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।